आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईडू स्टार हिंदी पर। मैं आपका ऑनलाइन टीचर प्रमोद कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूं निबंध लेखन भाग 2। जी हाँ, निबंध लेखन भाग 1 में आपने निबंध के स्वरूप को जाना, निबंध क्या है, निबंध को क्यों पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, निबंध लेखन में किन तत्वों की आवश्यकता होती है और भी निबंध से संबंधित अन्य जानकारी आपने प्राप्त की। और अब हम उसके अगले भाग में निबंध लेखन के दूसरे भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। निबंध लेखन भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है और साथ ही साथ मेरे अन्य एजुकेशनल वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बाद ही भाग 2 पूरी तरह से आपकी समझ में आने वाला है। और निबंध को पूरी तरह से सीखने के लिए निबंध लेखन भाग 1 देखें और फिर भाग 2 को देखें। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टच करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ ही साथ मेरे चैनल पे उपलब्ध सारे वीडियो आप आवश्यकता अनुसार देख पाएँ। तो आइए, इस उद्देश्य के साथ हमारी मेहनत, सफलता आपके पास ईडू स्टार हिंदी चैनल पर आज के विषय के लिए आगे बढ़ते हैं। निबंध लेखन के संबंध में कई सारी जानकारियां भाग 1 में दी जा चुकी हैं और मैं पुनः एक बार इसको दोहरा दूं कि यह निबंध लेखन की यह जो कक्षा है, यह जो वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका उद्देश्य है विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को निबंध लेखन के बारे में जानकारी देना और साथ ही साथ जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, विशेष करके सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, चाहे वह राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, सब में निबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निबंध का महत्वपूर्ण रोल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं और यह अनिवार्य है। तो इसलिए निबंध लेखन सीखना आवश्यक है। साथ ही साथ अगर आप निबंध लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, इसका निरंतर अभ्यास करते हैं, तो आपका लेखन सुधरेगा और इसका फायदा होगा कि आप जब प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं निबंध लेखन में। निबंध क्या है, पाठ्यक्रम में निबंध को क्यों जोड़ा गया है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, निबंध लेखन के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं और निबंध की संरचना कैसी होनी चाहिए, इनकी जानकारी पार्ट 1 में आपने प्राप्त किया है। तो हम इससे अब आगे बढ़ते हैं और आज निबंध लेखन की ओर हम बढ़ेंगे कि निबंध लिखते कैसे हैं, और इसके लिए थोड़ी सी जो आवश्यक जानकारी है उसको हम प्राप्त करेंगे। उसके साथ ही साथ कुछ उदाहरण देते हुए मैं निबंध की संरचना को समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप किसी विषय पर निबंध लिख सकते हैं। तो निबंध के प्रकारों के अनुरूप निबंधों की संरचना को आज हम देखेंगे कि निबंध जो पिछली वीडियो में बताया गया है कि 4 प्रकार के होते हैं, वे हैं वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। तो इन सारे निबंधों की क्या संरचना होनी चाहिए, हम थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद कुछ उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, इसमें वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक जो निबंध हैं, ये परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसमें भी थोड़ा बांटने का प्रयास करूं तो वर्णनात्मक और विवरणात्मक जो निबंध हैं वे अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। लेकिन भावात्मक निबंध जो है वह साहित्यिक निबंध है, इसीलिए हम उस पर कुछ विशेष चर्चा नहीं करेंगे। साहित्यकारों ने जो निबंध लिखे हैं
वे भावात्मक निबंध हैं। उसमें जो हृदय में उठने वाले जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उसको साहित्यकार या निबंधकार जो है वह शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो हम चूंकि परीक्षा की तैयारी के लिए इस चैनल को देख रहे हैं, तो उसी रूप में हम उससे संबंधित जो निबंध हैं उनको देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, वर्णनात्मक और विवरणात्मक जो निबंध हैं वे बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विवरणात्मक और विचारात्मक जो निबंध हैं वो लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम इन तीनों निबंधों के प्रकार और उनकी संरचना को देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं वर्णनात्मक निबंध को। तो देखिए, वर्णनात्मक निबंध जिसमें किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन होता है और साथ ही साथ हम इन सजीव या निर्जीव पदार्थों की बात करें तो इसमें स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु इत्यादि आधार रूप में, विषय वस्तु के रूप में प्रदान किए जाते हैं और इन्हीं विषय वस्तुओं पर, इन्हीं शीर्षकों पर निबंध लिखना होता है। तो हम इसे कुछ उप शाखाओं में विभक्त कर सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो। और देखिए, संरचना कैसी हो सकती है, क्योंकि ये आपको निबंध की संरचना में पार्ट 1 में बताया जा चुका है कि निबंध जो लेखन होता है मुख्य रूप से उसमें 3 भाग होते हैं। पहला भूमिका या प्रस्तावना, दूसरा विषय विस्तार और तीसरा उपसंहार या निष्कर्ष। तो हम जब इसकी संरचना को देखेंगे तो क्योंकि भूमिका और उपसंहार सभी में आएगा, इसीलिए जो विषय विस्तार होगा यानी बीच का जो वृहत भाग जो निबंध का है, हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि निबंध लिखते समय भूमिका और उपसंहार तो आप समाविष्ट करेंगे ही। तो आइए देखते हैं कि जैसे वर्णनात्मक निबंध में किसी प्राणी पर यदि निबंध लिखना हो, आपको याद होगा गाय से ही निबंध लोग शुरू करते हैं। छोटी कक्षाओं में गाय पर निबंध लिखवाया जाता है, वह एक प्राणी है। और इस प्रकार के जो निबंध होते हैं ये वर्णनात्मक निबंध हैं। इसमें भूमिका पहले होगी ही, इसके बाद श्रेणी, वह प्राणी किस श्रेणी का है, उसका प्राप्ति स्थान क्या है, उसका आकार प्रकार क्या है, उसका स्वभाव क्या है और उसमें वैचित्र क्या है, विचित्रता क्या है। तो इस प्रकार से देखिए, इसके लिए 5 अनुच्छेद आपके पास आते हैं इस निबंध को लिखने के लिए, और एक भूमिका और दूसरा उपसंहार, यानी 7 अनुच्छेद। तो 7 अनुच्छेदों में आप एक किसी प्राणी पर निबंध लिख सकते हैं। और यह विशिष्टता होनी चाहिए निबंध की कि आपकी भाषा निबंध के अनुकूल हो और जिस स्तर का निबंध आप लिख रहे हैं, अर्थात जिस कक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा के स्तर का आप निबंध लिख रहे हैं, तो उस अनुरूप आप उसमें तथ्यों का समावेश करें। लेकिन एक जो संरचना होती है निबंध की, जिसको हम एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, तो वह जो निबंध का स्ट्रक्चर होगा, जो संरचना होगी, उसमें इन सारी चीज़ों का समावेश हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्णनात्मक निबंध में मनुष्य पर भी निबंध लिखने को दिया जाता है, जिसमें कि आप पहले भूमिका के बाद उसका परिचय, प्राचीन इतिहास उसका क्या रहा है, वंश परंपरा उसकी क्या रही है, भाषा और धर्म, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, यह इन सारी चीज़ों का समावेश कर सकते हैं। कोई भी महापुरुष हैं या कोई भी महान राजनीतिज्ञ हैं, तो उनके जीवन से संबंधित विषयों पर निबंध लिखने को दिए जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसमें हम इन सारी चीज़ों का समावेश विषय विस्तार में कर सकते हैं, भूमिका और उपसंहार के अलावे। तीसरा इसमें तीसरा जो स्वरूप है या तीसरा जो इसका भाग है, उसे हम स्थान के रूप में देख सकते हैं। वर्णनात्मक निबंध में स्थान पर भी निबंध लिखने को मिलता है, किसी भी स्थान के बारे में।
और वहाँ भी पहले हम भूमिका लिखेंगे, फिर उसके विषय विस्तार की हम बात करें तो उसमें हम उसकी अवस्थिति कहाँ स्थित है, विशेष रूप से उसका भौगोलिक जो उसकी स्थिति है उसका जिक्र कर सकते हैं। नामकरण, इतिहास, जलवायु, शिल्प, व्यापार, जाति धर्म, वहाँ के दर्शनीय स्थान, तो इन सारी चीज़ों का समावेश हम इसमें कर सकते हैं। तो निबंध का जो विषय विस्तार होगा उनमें इन बिंदुओं को आप, यदि वह किसी स्थान पर निबंध लिखना है तो इन बिंदुओं का आप उपयोग उसमें कर सकते हैं। चौथा, हम लोग वस्तु को देखें। यदि किसी वस्तु पर निबंध लिखने को कहा गया है, जो कि वर्णनात्मक निबंध की ही एक श्रेणी है, तो हम उसमें कुछ विषय विस्तार में कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, उनको वर्णित कर सकते हैं, उनकी उत्पत्ति के संबंध में, प्राकृतिक या कृत्रिम किस प्रकार की वस्तु है इसके संबंध में, प्राप्ति स्थान के संबंध में, किस अवस्था में पाई जाती है, कृत्रिमता का इतिहास, इन सारी चीज़ों का समावेश उसके विषय विस्तार में कर सकते हैं। इस उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर पर एक निबंध लिखने को दिया जाए, तो एक वस्तु है और उस पर जब निबंध लिखेंगे तो इन टॉपिक्स को आप उसमें रख सकते हैं। फिर देखिए, किसी पर्वत पर अगर निबंध लिखने को दिया गया, जैसे हिमालय पर्वत पर लिखने को मान लिया दे दिया जाए या किसी अन्य पर्वत पर लिखने को दे दिया जाए, तो हम वहाँ भूमिका, परिचय, पौधे, जीव, वन आदि जो वहाँ होते हैं, इसके बाद उसमें अगर कोई गुफाएं हैं जो प्रचलित हैं, नदियाँ, झीलें इत्यादि, तो उसका विवरण दे सकते हैं। देश, नगर, तीर्थ उससे जुड़े हुए जो हैं, जैसे हिमालय ही है तो हिमालय के क्षेत्र में कई देश आते हैं, कई देशों का क्षेत्र जो है हिमालय में पड़ता है। इसी प्रकार से वहाँ यदि कुछ उपकरण और वहाँ शोभा की कोई वस्तु है तो उसकी हम जानकारी दे सकते हैं। वहाँ बसने वाले जो मनुष्य हैं, उनका जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो जीवन है, हम उसको इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप निबंध के लिए, वर्णनात्मक निबंध में जो विषय वस्तु मैंने सुझाए उनसे संबंधित यदि निबंध पूछे जाते हैं तो आप इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब वीडियो को देखें, समझें और जो मैंने विषय विस्तार के लिए जो बिंदु बताए हैं उसको अपने नोटबुक में अंकित कर लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। आगे मैं इससे संबंधित नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दूसरा जो निबंध का प्रकार है वह है विवरणात्मक निबंध। तो हम लोग अब वर्णनात्मक निबंध के उपरांत विवरणात्मक निबंध पर आते हैं और यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है उच्च कक्षाओं के लिए और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो इनमें देखिए, ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन किया जाता है। ऐसे निबंधों में उनसे संबंधित विषय वस्तु दिए जाते हैं जिन पर निबंध लिखना होता है। इनमें यात्रा, कोई घटना, कोई मैच अगर होता है, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच की एक शाम, मेला, किसी भी अवसर पर जो मेला लगता है, कोई उत्सव, ऋतु, संस्मरण इत्यादि जो है, इनका विवरण विवरणात्मक निबंधों में होता है। और यहाँ विवरण लिखना होता है उस संबंधित घटना का। तो इसमें हम कुछ उपशाखाएं देखें कि किन चीज़ों पर, किन विषय वस्तुओं पर निबंध लिखे जाते हैं और उसके लिए विषय विस्तार के कौन से बिंदु हो सकते हैं। तो देखिए, हम ऐतिहासिक किसी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ निबंध इसमें लिखने के लिए दिया जा सकता है हमें। तो उसमें विषय विस्तार के दौरान हम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे। घटना का समय एवं स्थान, भूमिका के बाद पहले हम भूमिका सारे निबंध में लिखेंगे, वो भूमिका, और अंत में उपसंहार। मैं पुनः कह रहा हूँ कि उसका स्थान नहीं बदलेगा और वो विलोपित नहीं होगा, वह रहेगा। और लेकिन इसके बाद जो विषय विस्तार है, चूँकि जो मुख्य जो क्षेत्र है और विस्तृत जो क्षेत्र है निबंध का वह वही है, तो वहाँ पे हम अगर एक उसके लिए स्ट्रक्चर सोच लें तो ज़्यादा बेहतर हो। तो मैंने आपके लिए कुछ नमूने सामने रखे हैं, आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको निर्मित कर सकते हैं। तो अगर ऐतिहासिक है तो उसमें विषय विस्तार में घटना का समय एवं स्थान,
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसका कारण वर्णन और फलाफल, तो उसका क्या कारण था घटना का, किस प्रकार से घटना जो है वो चली, घटित हुई, और इसका परिणाम क्या हुआ। इष्ट अनिष्ट की समालोचना, हम उसमें जो इष्ट अनिष्ट हुए उसकी समालोचना कर सकते हैं अपने स्तर से, और आपका जो मंतव्य है आप उसको इसमें रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका निबंध आप ऐतिहासिक किसी घटनाक्रम पर, जैसे मान लो कि संथाल विद्रोह पर एक निबंध लिखने को आ जाए, या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर एक निबंध लिखने को आ जाए, या भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखने को आ जाए, तो जो ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं या और भी किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई, तो इसका हम इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए विषय वस्तु विस्तार लिख सकते हैं। अगला, जीवन परिचय। आपने देखा होगा कि कई सारे महान जो व्यक्तित्व हमारे देश में रहे या विश्व में रहे, उनके जीवन से संबंधित भी कुछ निबंध लिखने को दिया जाता है। तो इसमें भी हम लोग कुछ ध्यान देंगे, भूमिका लिखेंगे, उनका सामान्य परिचय, जन्म, जिसमें जन्म होगा, वंश, माता पिता, बचपन इत्यादि का परिचय हम उसमें दे सकते हैं। किसी लेखक का हो, और जैसे गोस्वामी तुलसीदास का पूछा जाता है, महात्मा गांधी का, किसी जैसे महापुरुष का, तो किसी भी विषय वस्तु पर जिसमें जीवन चरित्र हो किसी महापुरुष का, तो उसको लिखते समय हम उसके विषय विस्तार में इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। दूसरा, इसमें उनका विद्या या अध्ययन काल जो उनका है, उन्होंने कैसे अध्ययन प्राप्त किया, उनका कार्यकाल, क्या क्या उन्होंने कार्य किया, उनका यश, उनको यदि कुछ पुरस्कार वगैरह मिला हो, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम देंगे। उनका जो पेशा, उन्होंने क्या कार्य किया, उनका कर्तव्य। इसके बाद हम अगले पैराग्राफ में देश के लिए जो योगदान उनका है उस पर चर्चा करेंगे, उन्होंने देश के लिए क्या किया, क्योंकि तभी हम किसी महापुरुष को पढ़ते हैं, जरूर उनका कोई ना कोई योगदान राष्ट्र के विकास में होता है, चाहे वह वैज्ञानिक विकास में हो, आर्थिक विकास में हो, सांस्कृतिक विकास में हो, राजनीतिक विकास में हो, कहीं ना कहीं उनका योगदान रहता है, तभी हम उनका अध्ययन करते हैं। उनके गुण दोष, यदि इसके बारे में कोई जानकारी मिले, गुण तो जरूर होंगे, लेकिन सारे लोग दोष रहित नहीं होते, कुछ नज़रिए से कुछ आलोचक कुछ दोष भी निकालते हैं, आप उनको भी इसमें रख सकते हैं, लेकिन इसे छोड़ने का ही प्रयत्न करेंगे। मृत्यु के बारे में उनका लिखेंगे, और यहाँ उपसंहार गलती से टाइप हो गया है, आप इसे मृत्यु पढ़ें। और देखिए, इसके बाद पैराग्राफ लिखेंगे भावी पीढ़ी के लिए उनका जो योगदान रहा है, भावी पीढ़ी के लिए उनका जो निर्देश जो रहा है, उनकी जो शिक्षा रही है, तो हम उसका जिक्र कर सकते हैं, और इसके बाद हम उपसंहार या निष्कर्ष लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी महापुरुष के जीवन चरित्र पर निबंध लिख सकते हैं। इसके उपरांत विवरणात्मक निबंध में भ्रमण वृत्तांत भी पूछा जाता है, तो किसी यात्रा से जुड़ी हुई विषय वस्तु पर निबंध दिया जाता है, तो जब हम उस पर लिखेंगे तो उसमें भी भूमिका से शुरू करेंगे। इसके बाद उस भ्रमण वृत्तांत का परिचय, कहाँ जाना था, कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, उद्देश्य क्या था, समय क्या था, किस मौसम में, किस ऋतु में, किस समय गए थे, किस प्रकार आपने आरंभ किया, तो इन सारी चीज़ों को रखेंगे। अगले पैराग्राफ में यात्रा का विवरण देंगे, यात्रा के दौरान कहाँ आप ठहरे, किस प्रकार की यात्रा रही, कैसे आपने यात्रा किया, यात्रा के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया, तो इन सारी बातों को हम रखते हैं। अगले पैराग्राफ में उस यात्रा से जो हानि लाभ आपको महसूस हुआ, वह केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि ज्ञान के स्तर पर भी और अन्य स्तरों पर भी, अगर कोई हानि लाभ आपको उसमें महसूस हुआ तो आप उसे रख सकते हैं। उस क्षेत्र की जहाँ आपने भ्रमण किया, जहाँ यात्रा आपने की, उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और कला संस्कृति का विवरण आप रखेंगे। आप देख सकते हैं, यदि आप राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत को पढ़ें तो आप देखेंगे कि किस प्रकार वे विभिन्न स्थानों पर घूमते हैं और वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, व्यापारिक, कला संस्कृति सारी चीज़ों को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करते हैं।
और इसके बाद आप उसकी समालोचना कर सकते हैं, उस यात्रा की समालोचना कर सकते हैं, अर्थात उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को सामने रख सकते हैं और फिर उपसंहार लिख करके आप अपने निबंध को समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये निबंध आपका पूरा होगा, जो भ्रमण वृत्तांत से संबंधित निबंध होगा। तो ये विवरणात्मक निबंध की श्रेणी में है। इसके बाद किसी आकस्मिक घटना से संबंधित निबंध भी इसमें पूछे जाते हैं। ये ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये आकस्मिक घटना है जो कि जीवन में किसी की घट जाती है। तो आपके जीवन संबंधी कोई आकस्मिक घटना पूछी जा सकती है निबंध में, तो उसमें भी आप भूमिका, उस घटना का परिचय, तारीख, स्थान एवं कारण, विवरण एवं उसका अंत, उसका फलाफल क्या हुआ यानी परिणाम क्या हुआ, समालोचना उसकी यानी व्यक्ति और समाज आदि पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है या पड़ा, तो इन सारी चीज़ों को आप समाहित करने का प्रयास करेंगे विषय विस्तार में। तो इस प्रकार से आप विवरणात्मक निबंध के विषय विस्तार को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और अधिक से अधिक अंक निबंध में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए प्रयास तो निश्चित तौर पे करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद आप बेहतर और बेहतर लिखेंगे। लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं, मैंने जो बातें बताई उस पर अगर आप ध्यान देते हुए मेहनत करते हैं तो ज़रूर बेहतर करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं निबंध का तीसरा जो स्वरूप है या तीसरे प्रकार का जो निबंध है, विचारात्मक निबंध, हम उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, उच्च कक्षाओं यानी विश्वविद्यालयी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें, या फिर लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा होती है, संघ लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा में निबंध का जो पत्र है, उसमें विचारात्मक निबंध पूछे जाते हैं। तो यह थोड़ा गहन चिंतन स्तर पर आपको ले जाता है और आपके चिंतन का जो स्तर है उसको निबंध के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसमें किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन होता है। फलाफल मतलब परिणाम। और इसमें कल्पना और चिंतन शक्ति दोनों का प्रयोग किया जाता है, तभी आप इस प्रकार के निबंध लिख सकते हैं। इसमें देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें जो दिए गए जो विषय हैं उसको कुछ विभागों में बांटना होगा और तभी आप उस पर निबंध लिख सकते हैं। जैसे भूमिका तो पहले आपको लिखनी ही है, निबंध में अनिवार्य है। दूसरा है अर्थ, परिभाषा और परिचय। जो टॉपिक आपको दिया गया है उसका अर्थ आप समझाने का प्रयास करें, उसकी परिभाषा देने का प्रयास करें। तो उसकी परिभाषा क्या दी गई है, यदि कुछ परिभाषाएं आप याद रखें और उसके बारे में लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसका जो परिचय है, विशिष्ट जो परिचय है, उसको प्रदान करने, उसको लिखें, उसको लिखने का प्रयास करें। इसके बाद अगले पैराग्राफ में आप जब बढ़ेंगे विषय विस्तार के, तो उसमें सार्वजनिक या सामाजिक, स्वाभाविक या जो अभ्यास लभ्य कारण जो हैं, तो वो जो घटना है या वो जो विषय वस्तु है जिस पर विचार आप कर रहे हैं, आपकी तर्कशीलता जांची जा रही है, उसका जो कारण है तो उसको आप रखने का प्रयास करेंगे, चाहे वो सार्वजनिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, स्वाभाविक कारण हो या अभ्यास से उत्पन्न होने वाला कारण हो, सभी को आप रखने का प्रयास करें। साथ ही संचय, तुलना, गुण एवं दोष, तो गुण एवं दोष की तुलना को आप वहाँ रखने का प्रयास करेंगे। उसके अगले पैराग्राफ में विषय वस्तु से संबंधित जो हानि लाभ हैं इनको भी आप लिखेंगे और इससे संबंधित कुछ उदाहरण अगर आपके पास हैं, दृष्टांत जिसे हम कहते हैं, तो आप उसको रखते हुए या उसके लिए कोई प्रमाण आप प्रस्तुत कर सकते हैं और इसके बाद उपसंहार पर पहुंचते हैं। तो देखिए, ये विचारात्मक जो निबंध हैं वो समसामयिक घटना से जुड़े हुए निबंध होते हैं। आप यदि संघ लोक सेवा आयोग के निबंध के प्रश्न पत्र को उठा करके देखेंगे तो आप उसमें उस प्रकार के निबंधों को पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सामान्य सा हम लोग उदाहरण लें कि क्या आरक्षण देश के हित में है, तो इस विषय को अगर आप लिखते हैं तो यह विचारात्मक निबंध है, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। अभी
कोरोना संकट का काल है, कोरोना महामारी का समय है। इसमें भी आपको मान लीजिए कि यह टॉपिक दिया जाता है कि क्या कोरोना महामारी ने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी, या दूसरा शीर्षक इसके लिए हम लेते हैं कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को कोरोना ने आपकी नज़र में किस प्रकार प्रभावित किया। तो इस प्रकार के जो निबंध होते हैं ये विचारात्मक निबंध हैं और इस पर आपकी तर्क शक्ति जो है उसे कसौटी पर रखा जाता है। तो यह निरंतर अभ्यास से होगा, आपको अभ्यास करना होगा और जितना ज़्यादा अभ्यास आप करेंगे, इसके लिए जितना ज़्यादा अपनी वैचारिक क्षमता का विकास करेंगे, तर्क शक्ति का विकास करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। निबंध लेखन के इस चरण में मैं इस वीडियो में 2 उदाहरण आपके सामने निबंध का दूंगा, जो कि वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध से जुड़े हुए हैं और अन्य निबंधों को भी लेकर के मैं इस सीरीज में आगे आऊँगा। और अब निबंध के बारे में और कुछ बताने को नहीं बचा। अब हम निबंध की एक जो संरचना होनी चाहिए उसको देखेंगे, उसको लेकर के चलेंगे। तो विभिन्न कम से कम एक वीडियो में 10 निबंध को लेकर के मैं वीडियो निर्मित करूंगा, जिसमें 10 निबंध की जो संरचना होगी वह आपको बताई जाएगी। आप उस पर अगर उस संरचना को फॉलो करते हैं तो बेहतर निबंध लिख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि विद्यार्थी और अनुशासनहीनता विषय पर अगर निबंध लिखने को दिया जाता है तो हम किन चीज़ों को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना या भूमिका, और यह आप कैसे लिखते हैं यह आपको सीखना होगा। मैंने बताया भी है पिछले वीडियो में। तो विद्यार्थी जो है उसका परिचय और वह विद्यार्थी अनुशासन की उम्मीद हम विद्यार्थी में करते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा विद्यार्थी जो है वो अनुशासनहीन हो जाते हैं और यह हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए उचित नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं वही भारत के भविष्य के नागरिक होते हैं और उन्हीं पर भारत की जो बहुआयामी जो विकास की जो गति है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी होती है। चाहे वह राजनीतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, तो बहुआयामी विकास को बढ़ाने की उन पर जवाबदेही होती है। तो हम प्रस्तावना में इन सारी बातों को रख सकते हैं, संक्षेप में रखते हुए प्रस्तावना को सुंदर बना सकते हैं, जिससे कि विषय वस्तु से उसकी संबद्धता, संलग्नता पता चले। इसके उपरांत जो है हम जब विषय विस्तार की ओर आते हैं तो हम आगे पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के कारण क्या हैं। वो विषय विस्तार का अगला जो आपका जो भाग होगा उसमें पहला, और उसमें हम कुछ चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे वो क्या कारण होता है हम सोचेंगे संक्षेप में, उसी को विस्तृत करना है, उसी की व्याख्या करनी है, उसका विश्लेषण करना है, ताकि निबंध जो है आपका सटीक हो और असंबद्धता नहीं हो। अगर आप पहले से एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो असंबद्धता नहीं आती है। तो देखिए, अनुशासनहीनता के कारण क्या हो सकते हैं? अलग दिखने की इच्छा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, कुसंगति का प्रभाव, पढ़ाई में रुचि, ये सारी चीज़ें हैं जिसका कारण विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता हो सकता है। उसका दुष्प्रभाव हम देखेंगे। दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? तो पढ़ाई लिखाई में बाधा हो सकता है, नैतिक पतन, अपराधी प्रवृत्ति का विकास, भविष्य संकट, समाज को क्षति, ये सारी चीज़ें हैं जो दुष्प्रभाव हैं विद्यार्थी में अनुशासनहीनता के। तो हम उनको भी अपने दिमाग में रख सकते हैं और इसके बाद निदान इसका क्या हो सकता है हम उस पर भी चर्चा करें, उसको भी देखेंगे। तो बातचीत एवं सही मार्गदर्शन, माता पिता से संपर्क और उसको प्रेरक प्रसंग और नैतिक शिक्षा के द्वारा जो है हम इसमें सुधार कर सकते हैं, उचित देख रेख कर सकते हैं और इस प्रकार से हम विषय विस्तार जो है उसका कर सकते हैं। तो इसके बाद हम उपसंहार लिखेंगे और इस प्रकार से मेरा निबंध पूरा होगा। तो देखिए, आपका जो निबंध का यह जो प्रारूप है, यहाँ उपसंहार स्क्रीन में नीचे आ नहीं पा रहा है, लगता है सेटिंग में थोड़ी गड़बड़ है। चलिए आप इसको समझेंगे कि अगला जो इसमें पॉइंट है अंतिम, वो उपसंहार है या निष्कर्ष है। तो देखिए, विद्यार्थियों और अनुशासनहीनता पर निबंध लिखते समय हम लोग
हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि भाई उसमें सबसे पहले प्रस्तावना या भूमिका लिखनी है। इसके बाद विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के जो कारण हैं, जो ये हो सकते हैं, ये लिखना है। कारण के बाद उसका दुष्प्रभाव लिखना है, उसका निदान लिखना है और फिर उपसंहार लिखना है। तो इस प्रकार से हम लोग निबंध को लिख सकते हैं। आइए, मैंने आपके लिए एक दूसरा उदाहरण लिया है, वह है विज्ञान का मानव जीवन पर प्रभाव। तो इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं निबंध के, उसके लिए हम किस प्रकार की संरचना अपने दिमाग में निर्मित कर सकते हैं। बिना संरचना निर्मित किए निबंध लिखने का प्रयास न करें, क्योंकि उससे असंबद्धता होती है, निबंध सटीक नहीं हो पाता, सारी बातें उसमें व्यवस्थित रूप से नहीं आ पाती। तो देखिए, इसमें प्रस्तावना या भूमिका से प्रारंभ करें। इसके बाद सकारात्मक प्रभाव, यानी विज्ञान का जो मानव जीवन पर सकारात्मक जो प्रभाव है उसको रखेंगे। क्या इसमें हम रख सकते हैं? तो चिकित्सा सुविधा है, संचार के साधन है, परिवहन के साधन है, जीवन की सुगमता है और अन्य प्रकार के जो सकारात्मक जो लाभ हैं उनको हम रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सकारात्मक प्रभाव में आएंगी। इसके बाद हम नकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं उसके दोनों पहलू को देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पर्यावरण संकट है, पृथ्वी के अस्तित्व पर खतरा है, हथियारों का निर्माण है, प्रदूषण है, सामाजिक विघटन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि नकारात्मक प्रभाव हैं समाज पर, मानव जीवन पर। हम उसको भी अपने दिमाग में लाएंगे। इसके बाद इसमें संभावनाएं क्या हैं, हम इस पर ध्यान देंगे। तो हथियारों की होड़ कम करना, तकनीक का संतुलित उपयोग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मानव जीवन पर जो प्रभाव है विज्ञान का वो है। और इसके बाद हम उपसंहार लिखेंगे। तो इस प्रकार से और भी बिंदु आप इसमें अपने से जोड़ सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन आप विभिन्न विषयों पर, विभिन्न टॉपिकों पर आप यह संरचना इस फॉर्मेट में तैयार करने का प्रयास करें, तभी निबंध से संबंधित तैयारी आपकी पूरी हो सकती है। देखिए, कोई भी परीक्षा में निबंध 10 अंक से कम का तो होता ही नहीं है, चाहे वह बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे वह सिविल सेवा की परीक्षा हो। 10 अंक सबसे कम है और उससे ऊपर बढ़ता चला जाता है, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 30। और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में तो 2 निबंधों के लिए 250 अंक दिए जाते हैं। वह पूरा का पूरा निबंध का ही पेपर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि निबंध का महत्व क्या है, और साथ ही साथ ये आपके लेखन को बेहतर करेगा। तो हम लोग इस सीरीज में आगे भी देखते रहेंगे, कुछ विशेष जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर मैं निबंधों की संरचना को लेकर के आपके सामने आऊँगा, उसे रखूँगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद निर्मित नहीं कर सकते। बिल्कुल कीजिए, मेहनत कीजिए, ढूंढिए और निर्मित करने का प्रयास कीजिए। दोनों मेरे वीडियो को देख करके निबंध लिखने की अपनी क्षमता को बढ़ाइए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में, चाहे आप किसी कक्षा के विद्यार्थी हैं, चाहे किसी प्रतियोगिता के प्रतिभागी हैं, आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर के आप अन्य मेरे वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए एजुकेशनल रूप से बहुत सहायक होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, मुझे इनकरेज करें। और किसी प्रकार की अगर समस्या हो या कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।